हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज हम अपने आगे का प्रोसेस पूरा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आउटलाइन कंप्लीट कर ली थी और इसके बाद अब हम शेडिंग मेथड पे आएंगे। तो इन सारे ऑब्जेक्ट की शेडिंग कैसे करनी है, और जब आपको इकट्ठा ऑब्जेक्ट दिखते हैं तो एक चीज़ जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है वो ये है कि सारे ही ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमें जब स्केचिंग करनी है तो हमें ये भी रिप्रेजेंट करना है कि उन ऑब्जेक्ट्स के कलर के हिसाब से ही हम उसमें शेडिंग करें। एग्जाम्पल जैसे कि ये ब्लैक कलर की बॉटल जो है तो इसका शेड जो है वो डार्क है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए डार्क शेड की पेंसिल यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप इसकी जगह पर 10B ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसी हिसाब से आपको देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट की जो कलर इमेज है वो लाइट है। तो जो ऑब्जेक्ट थोड़ा लाइट कलर में है तो उसके लिए आपको लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी है, और जो ऑब्जेक्ट थोड़ा डार्क शेड में है तो उसके लिए आपको थोड़ी डार्क शेड की पेंसिल यूज़ करनी है। तो ये चीज़ आपको नॉर्मल एनालाइज करना पड़ेगा, और बेसिकली बस आप ये समझ लें कि जिसकी जैसे हिसाब से कलर है उसी हिसाब से आपको उसका शेड देना है, क्योंकि इससे जो है हमारा जो आर्ट वर्क है वो निखर कर आता है। क्योंकि कलर्स बैलेंस हो जाएगा तो हमारे सारे ही ऑब्जेक्ट अच्छे से रिप्रेजेंट होंगे। देन जैसा कि आप इजीली देख सकते हैं कि मैंने बॉटल में शेडिंग किस टाइप से की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें ब्लैक चारकोल से शेडिंग कर दी थी, उसके बाद इसको ब्लेंड कर दिया। और फिर जो यहाँ पे एक शेडो एक लाइट दिखा रहा है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वाइट जेल पेन का यूज़ किया है। आप चाहें तो वाइटनर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऐसा प्रैक्टिस बना रहे हैं। उसके बाद भी जो डिटेल्स होती हैं उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो सेम प्रोसेस आपको भी करनी है, बस जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती जाऊँगी। बाकी शेडिंग प्रोसेस आप देखने से भी समझ सकते हैं। इसके बाद जो पीछे का फ्रेम है उस पर मैं शेडिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 3B पेंसिल, ये फैबर कैस्टल की है। तो मैं आपको डिटेल में बताती जाऊँगी जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी उनके बारे में भी। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आउटलाइन करी थी तो ज़रूर जाकर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं रोज़ अपलोड करती हूँ। देन 3B पेंसिल यूज़ करने के बाद जो इस फ्रेम का डार्केस्ट एरिया है उसमें मैंने 6B पेंसिल यूज़ करी है, ये भी फैबर कैस्टल की है। तो इसमें मैं जो भी ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करूँगी वो सारी फैबर कैस्टल की हैं, और चारकोल जो यूज़ करी है वो अप्सरा की है और मीडियम चारकोल था। तो ये जो डार्क एरिया है वो रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे 6B पेंसिल से शेडिंग करूँगी। और जो शेडिंग करते टाइम एक्स्ट्रा ग्रेफाइट फैल जा रहा है तो उसको मैं इरेजर से इरेज कर लूँगी ताकि मुझे प्रॉपर लाइन का शेप मिल जाए, क्योंकि ये जो फ्रेम का साइज़ है वो एकदम सिक्योर है। तो इसके लिए मुझे भी एक ऐसा टेक्सचर चाहिए है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे नॉर्मल इरेजर यूज़ कर रही हूँ। मैं कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बेसिक से आपको सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बेसिक चीज़ें ही यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो जैसा कि मैं बनाती जा रही हूँ तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एंड जो फ्रेम की शेडो है और पीछे का स्ट्रक्चर है जो शेडो के हिसाब का है उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से चारकोल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि शेडो थोड़ी डार्क है इसलिए मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए चारकोल की हेल्प पड़ेगी। तो के बाद इसको मैं ब्रश से ब्लेंड कर दूँगी, क्योंकि शेडो का जो टेक्स्चर होता है वो हल्का ब्लर होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से जो शेडो का मेन टेक्सचर है वो उभर के आ सके। दैन सेम प्रोसेस आपको दूसरी जगह भी करना है। जो डार्क शेडो एरिया है वहाँ पे चारकोल का यूज़ करना है, उसके बाद उसको ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर देना है। और शेडो जो आपको दिखानी है वो आपको डार्क टू लाइट दिखानी है, क्योंकि जहाँ से एरिया स्टार्ट हुआ है वो थोड़ा डार्क है, फिर जहाँ शेडो आपकी ख़त्म हुई है वो एरिया थोड़ा लाइट वे में है। तो उसी हिसाब से ही आपको शेडिंग करनी है। बेसिकली आप अगर नए हैं, आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो आपको ये बात मैं बता दूं कि जो हम शेडिंग करते हैं वो इस टाइप में होती है कि इसका बेसिक एक ही रूल होता है कि आपको शेडिंग जो करनी है वो डार्क टू लाइट करनी है, और कैसे आपको डार्क एरिया बैलेंस रखना है और कैसे आपको लाइट एरिया बैलेंस रखना है। और आपको बस यही समझना है कि रेफरेंस इमेज के हिसाब से कौन सा एरिया डार्क है कौन सा एरिया लाइट है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी शेडिंग भी मेंटेन रखनी है। बेसिक बस यही एक रूल होता है शेडिंग का, जो आप अगर सीख लेते हैं तो आप किसी भी तरह की शेडिंग हो तो ईजिली कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि शेडिंग देने के बाद मैंने इसको ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर दिया है ताकि एक टेक्स्चर जो है हमारी शेडो का वो हमें मिल सके। उसके बाद ये जो फ्रेम का स्ट्रक्चर है उसे हम अच्छे से शेड करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब एक डार्क एरिया में हम दूसरा डार्क शेड करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट होने में यानी उभर के दिखाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसमें एक लाइटिंग इफेक्ट दिखाना पड़ता है, और उसके जो साइड का पोर्शन है, जैसे आप फ्रेम देख रहे हैं तो फ्रेम के जो साइड का पोर्शन है वहाँ पे मैं आउटलाइन थोड़ी डार्क करूँगी ताकि वो जो फ्रेम का एरिया है वो उस शेडिंग के साथ मिक्स होकर थोड़ा नॉर्मल ना लगे, थोड़ा उभर के आए, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी डार्क आउटलाइन इसकी करूँगी। और बेसिकली जब उसके ऊपर शेडो पड़ रही है तो वो थोड़ा डार्क होगा ही। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो मैंने आउटलाइन थोड़ी डार्क कर दी है, इसकी वजह से जो फ्रेम हमें थोड़ा अलग नहीं दिख रहा था यानी उभरा हुआ नहीं दिख रहा था, उसी में मिक्स लग रहा था, तो वो अब थोड़ा उभर के आ गया है और वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती चलूँगी, और मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ, और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो भी मैं चीज़ें बारीकियाँ आपको बता रही हूँ उसे अच्छे से याद कर लें, ताकि फ्यूचर में या आप इस चीज़ को कभी ड्रॉ करें तो आपको वो सारी चीज़ें माइंड में ध्यान हो
जिससे आपकी स्केचिंग जो है वो बहुत ही अच्छी लग सके। देन जो फ्रेम के ऊपर क्लॉथ डला हुआ है उसकी शेडिंग हम करेंगे। तो इसकी शेडिंग आपको रेफरेंस इमेज के हिसाब से ही करनी है कि कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है। तो जिस हिसाब से एरिया जहाँ डार्क है वहाँ आपको डार्क शेडिंग करनी है, और जहाँ एरिया डार्क से हल्का हल्का लाइट होता हुआ आया है उस एरिया में आपको उसी टाइप से शेडिंग करनी है। बेसिकली क्लॉथ्स में शेडिंग करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो शेडिंग है वो कपड़ा जब उभरा हुआ होता है तो वो हल्के डार्क डेप्थ से जब वो ऊपर की तरफ आता है तो उसी हिसाब से हमारी शेडिंग भी डार्क एरिया से लाइट की तरफ बढ़ती है। तो अगर आपको ये डार्क टू लाइट शेडिंग करने की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है इसमें, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि कई बार स्केचिंग वगैरह में, पोर्ट्रेट स्केचिंग में कपड़ों का स्केच ड्रॉ करा जाता है तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो जिस टाइप से भी रेफरेंस इमेज में डार्क एरिया और लाइट एरिया में शेडिंग है तो उसी हिसाब से आपको शेडिंग करनी है। और बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको इसमें बताई, अगर आप किसी भी क्लॉथ में शेडिंग करते हैं तो वो बस ये है कि जो कपड़े का उभरा हुआ एरिया है और जो डेप्थ का एरिया है वहाँ से आपको डार्क टू लाइट शेडिंग लेके आनी है, और हर जो भी क्लॉथ्स है जिस भी पोर्शन में आपका ये एरिया है वहाँ आपको इसी टाइप से शेडिंग करनी है। तो बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप किसी अलग चीज़ का टेक्सचर बना रहे हो तो उसकी शेडिंग का रूल अलग होता है, अगर आप किसी स्मूथ चीज़ का टेक्सचर बना रहे हो तो उसकी शेडिंग का रूल अलग होता है, अगर आप क्लॉथ का टेक्सचर बना रहे हैं तो उसकी शेडिंग का रूल अलग होता है। तो कई चीज़ों की शेडिंग जब आप प्रैक्टिस में प्रॉपर करते हैं तो आपको हर चीज़ की शेडिंग का रूल समझ आ जाता है, तो आप उसी हिसाब से उसकी शेडिंग ईजिली कर पाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको चारकोल का यूज़ करके दिखाया, फिर अब मैंने आपको ये चीज़ बताई कि अगर हमारा पीछे का बैकग्राउंड डार्क है और हमारी जो ऊपर की ऑब्जेक्ट की रेफरेंस इमेज है वो भी डार्क है, तो दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए हमें उसमें क्या करना है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने फ्रेम में आउटलाइन डार्क कर दी थी जिससे हमारा फ्रेम थोड़ा उभर कर आने लगा, और फिर अब मैं आपको क्लॉथ्स की शेडिंग बता रही हूँ। तो बारी बारी मैं आपको हर चीज़ की एक प्रोसेस बताती जा रही हूँ कि डिफरेंट टेक्सचर में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में आपको शेडिंग किस टाइप से करनी है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, और इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और आगे भी जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें पेंसिल्स कैसे यूज़ करनी है और शेडिंग अलग अलग टेक्सचर में कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। देन जो क्यूब रखा हुआ है तो इसका जो टेक्सचर है वो वाइट कलर का है, तो इसमें हमें लाइट शेडिंग ही करनी है। अगर हम इसमें डार्क पेंसिल का यूज़ कर देंगे तो हमारा जो रेफरेंस इमेज है और जो हमारी स्केचिंग आएगी वो दोनों ही अलग अलग लगेंगी, तो इसलिए हम इसमें लाइट शेडिंग का ही यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे इसमें वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगी, जिसे मैं हल्के 2B से मिक्स करूँगी, जिससे मुझे एक हल्का स्लेटी टेक्सचर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास वाइट चारकोल नहीं है तो आप इसे बहुत ही लाइट वे में HB से शेडिंग दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट में। आई नो कि थोड़ा टफ हो सकता है, बट अगर आपके पास वाइट चारकोल है तो आप उसका यूज़ यहाँ पे इजी वे में कर सकते हैं। देन इसको हम ब्रश से ब्लेंड कर दूँगी, और जो हमारे पीछे का क्लॉथ है वो थोड़ा स्मूदी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ब्रश से ब्लेंड करूँगी। और इसके बाद जो क्यूब में डिटेल्स वगैरह थी, जो आप पैचेस देख सकते हैं क्यूब में है, उन्हें थोड़ा सा बनाऊँगी ताकि वो थोड़ा रियलिस्टिक लग सके। और अगर आपको वाइट चारकोल और ब्लैक चारकोल पेंसिल यूज़ करनी प्रॉपर वे में नहीं आती है तो मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड करूँगी इस पर कि इन दोनों को कैसे यूज़ किया जाए, और चारकोल के साथ ग्राफाइट कैसे मिक्स किया जाता है, और वाइट चारकोल के साथ ब्लैक चारकोल कैसे मिक्स की जाती है, और वाइट चारकोल के साथ ग्राफाइट कैसे मिक्स की जाती है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगी जब इन चीज़ों का यूज़ मैं बताऊँगी कि कैसे हम लोग ईजी वे में कर सकते हैं। और मैं जो पेंसिल्स वगैरह यूज़ करती हूँ वो चाहे चारकोल हो, वाइट चारकोल, या फिर ग्राफाइट हो, या फिर स्केचिंग के लिए हो, तो उसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो चैनल पर विजिट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि मैं कौन सी पेंसिल्स और कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। यहाँ पे पॉट की शेडिंग के लिए मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ये भी फेबर कैस्टल की है। तो पॉट का जो रेफरेंस इमेज में कलर है वो थोड़ा डार्क है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बॉटल का कलर था वो बहुत ज़्यादा डार्क था, इसलिए मैंने उसमें ब्लैक चारकोल यूज़ करी थी, बट ये पॉट का जो टेक्सचर है वो थोड़ा लाइट है उससे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 6B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं आगे का जो पॉट है उसमें मैं आगे वीडियो में यूज़ करूँगी 8B पेंसिल। तो ये आपको पेंसिल्स की कैटेगरी आपको डिफाइड कर लेनी है पहले से ही कि आपको कौन से ऑब्जेक्ट में कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है। बेसिकली ये आपको इसी से पता चल जाएगा जो ऑब्जेक्ट का कलर होगा, तो जिस हिसाब से ऑब्जेक्ट का कलर है उसी हिसाब से आपको पेंसिल यूज़ करनी है, ताकि जो आपका लुक है वो ज़्यादा मैच करे उस रेफरेंस इमेज। देन पॉट को आपको ब्रश से ब्लेंड कर देना है ताकि हमारी शेडिंग थोड़ी अच्छी लग सके। ब्लेंड करने से हमें बेसिक टेक्सचर मिल जाएगा, इसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी उन्हें हम पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। तो आज की वीडियो में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ब्लैक चारकोल का यूज़ करना सीखा, उसके बाद हमें कैसे अपनी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है वो सीखा, उसके बाद क्लॉथ पे शेडिंग सीखी, उसके बाद पॉट पे डिटेल से ड्रॉ किया और वाइट चारकोल का यूज़ देखा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द अपलोड करूँगी, और ऐसी ही रिलेटेड वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।